हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अक्षय चौहान। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ड्रॉबैक और लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रदरफोर्ड साहब के कुछ ड्रॉबैक रहे, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो मेन ड्रॉबैक था उनका, ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। वो किसी एटम की स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं कर पाए। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस विद एन एक्सेलरेशन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है और वो चारों तरफ रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। बट तभी क्या हुआ, एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया। उनकी एक थ्योरी भी थी। उन्होंने क्या कहा कि भाई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स हैं लूज एनर्जी करते हैं। ठीक है, जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, कोई भी जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो कहीं ना कहीं एनर्जी को लूज करेगा ही करेगा। और अगर वो एनर्जी को लूज करेगा तब क्या होगा? अब एनर्जी को यहाँ पे ये भी देख लीजिए, एनर्जी को लूज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को लूज करेगा कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। अब देखिए यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के पास खुद की कुछ वेलोसिटी थी। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी थी, मतलब उसके बाद कुछ एनर्जी थी, और क्या कर रहा है वो मतलब यहाँ पे इसकी चारों तरफ घूम भी रहा है। अब ये बात देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका इसके अंदर नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर खींच रही है, बट हो क्या रहा है, क्योंकि इसके पास इतनी वेलोसिटी है, कह सकते हो इतनी एनर्जी है कि ये इस एनर्जी या वेलोसिटी की वजह से, लीनियर वेलोसिटी की वजह से क्या आ जाएगा, ये सीधा भागना जाएगा, सीधा मूव करना चाहेगा। पर हो क्या रहा है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये अपनी तरफ खींच रही है, जिसकी वजह से इसका लगातार डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। बट ये अपनी वेलोसिटी, ये कह सकते हो अपनी एनर्जी की वजह से इसमें गिर भी नहीं रहा है। ठीक है, बस इसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे आता है तो ऐसे मूव करना चाहता है, यहाँ पे आता है तो ऐसे मूव करना चाहता है, पर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये क्या होता है, ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है और सर्कल पाथ में मूव करता है। बट जो मैक्सवेल ने कहा कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल लूज देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी कह सकते हो, एनर्जी कौन सी है इसमें, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी लगातार क्या हो रही होगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एनर्जी रेडिएशन में जा रही है। और अगर काइनेटिक एनर्जी लूज कर रही है तो कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी भी कम हो रही है। अगर वेलोसिटी इसकी कम हो रही है तो क्या हो रहा होगा, अब अपनी वेलोसिटी की वजह से ही तो ये सर्किल में मूव कर रहा था। अगर इसकी वेलोसिटी कम हो गई तो क्या होगा, ये इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर हावी होने लगेगा और धीरे धीरे ये इस तरीके से स्पाइरल पाथ बनाएगा और कुछ समय के बाद ये न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। तो इस तरीके से इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया, वो इसका सही जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, तो ये एक इनका ड्रॉबैक था। सेकेंड जो ड्रॉबैक था वो देखिए क्या था, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियस, सो इट शुड emit continuous spectrum, but an atom like hydrogen always give a line or discrete spectrum. Okay, और he cannot explain discrete spectrum of atoms. देखिए, रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। एंड इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियस, सो इट शुड एमिट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। मतलब देखिए, जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और हर एक ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है तो जब वो यहाँ से रेडिएशन निकालेगा जो नीचे, या तो एनर्जी रिलीज करेगा तो नीचे आएगा, जैसा भी होगा, यहाँ से जो रेडिएशन निकालेगा वो जो रेडिएशन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब उसकी जो वेवलेंथ होगी कहीं ना कहीं निकल के आएगी, वो कंटिन्यूअस होगी। इसको कुछ ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए E बराबर क्या होता है, hν, मतलब उसके पास इतनी एनर्जी है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो E बराबर क्या होगी, hc अपॉन लैम्डा, कि म्यू बराबर c अपॉन लैम्डा और लैम्डा बराबर hc अपॉन e। तो देखिए यहाँ पे अब जो रेडिएशन जो निकालेगा वो तो हर एक में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी इसमें, तो जो वेवलेंथ निकलेगी, क्योंकि हर एक ऑर्बिट, उन्होंने कहा हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो जो वेवलेंथ निकलेगी वो भी क्या होगी, कंटिन्यूअस ही होनी चाहिए। भाई वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, मान लीजिए इसमें वेवलेंथ मान लीजिए अगर हो गई 1 एंगस्ट्रॉन, उसके नीचे वाले में कितनी होगी, मान लिया हमने 1.2 एंगस्ट्रॉन, सॉरी 1.1 एंगस्ट्रॉन, उसके नीचे वाले में हमने 1.2 एंगस्ट्रॉन,
तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में बिल्कुल कंटिन्यूअस वे में वेवलेंथ निकलती हुई दिखनी चाहिए थी। बट हुआ क्या, जब हमने देखा कि एक हाइड्रोजन एटम लिया और उसमें से जब हमने देखा कि क्या क्या हो रहा था, उसका भी हमने एक एटम लिया और उसमें क्या देखा हमने कि वहाँ पर जो वेवलेंथ रिलीज हो रही है कि मान लीजिए जैसे पहले 1 एंगस्ट्रॉन है, तो अगली जो वेवलेंथ आ रही है मान लीजिए 2.5 एंगस्ट्रॉन, फिर आ रही है 3 एंगस्ट्रॉन, इस तरीके से रिलीज हो रही है। तो ये क्या है, ये डिस्क्रीट वेवलेंथ है। ये क्या थी, पहली वाली कंटिन्यूअस थी। तो यहाँ पर एक ये चीज़ देखी गई कि जैसे कुछ एटम्स के लिए वहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क्रीट नेचर देखा जा रहा है, बट इन्होंने ऐसा नहीं कहा था। इनके अनुसार क्या था कि जो रेडिएशन निकलेगा और रेडिएशन की वजह से जो वेवलेंथ होगी वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस होनी चाहिए, या ये कह सकते जो उन्होंने बताया यहाँ पे कि एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियस, सो इट शुड एमिट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब ही यहाँ पे ये है कि कंटिन्यूअस वेवलेंथ कहीं ना कहीं आपको मिलनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ। ओके, ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।